हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता ही है, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, है ना। लेकिन आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, बट बीच में थोड़ा सा हम जो है मे बी ये बुक में नहीं है कि हम कन्वर्जन ऑफ रिवर्स नहीं है। मतलब जैसे कि आपको नाम दिया है, आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला दिया है, नाम बनाना है, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो हम उसी तरह से हमने एक चीज़ तो सीखी है कि नाम से हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं या फॉर्मूले से नाम कैसे बनाता है। तो अब आज जो है हम आपको नाम दिया होगा और हम उससे सीखेंगे उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, है ना। ठीक है, तो हम करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लास्ट हमने जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी किए थे, जैसे कि आपने देखा ही होगा ये वाले किए हैं, और कुछ हमने ये भी किए थे। इसमें आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि कोई कमेंट नहीं बताया किसी ने भी कि इसमें हमें कोई डाउट है। बहुत ईजी से क्वेश्चन थे, कोई डिफ़िकल्ट थे नहीं। और ये हमने ऑलरेडी कर ही लिए हैं। और अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, होमोलोगस सीरीज़, है ना, ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो चलो आप इसके कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम थोड़े से प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद कंटिन्यू आगे और करेंगे। टाइप्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख, सबसे पहले जो लिखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहला कंपाउंड कौन सा दिया है आपको? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब क्या रहता है? मतलब कि इथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो इथ मतलब 2 कार्बन। तो लीजिए, हमने सबसे पहले लिखना है 2 कार्बन, ये लिख दिए। यहाँ लिखा है एन, यानी कि इन दोनों में कैसा डबल बॉन्ड, मतलब कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ओइक एसिड मतलब कार्बन, जो एक कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड, वो भी आएगा, और ओ एच वाला ग्रुप भी आएगा, ठीक है। अब जो बाकी दूसरे हाइड्रोजन जितने भी उसकी वैलेंसीज रह गई, उनको करो कंप्लीट विद हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज़ दी इथेनोइक एसिड। इसको यहाँ पर जहाँ मैं खाली छोड़ती हूँ ना, वहाँ मतलब है कि हाइड्रोजन है। तो दिस इज़ द इथेनोइक एसिड्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोला था, ये हो गया। अगर इसको फॉर्मूला ही बोल दे तो क्या लिखोगे? इसको लिखोगे सी, पहले वाले का सी, फिर H3। सी के कितने एच है? 3 H है, तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन्स, फिर ओ सी, फिर उसके बाद 2 O है और एक फिर H है। तो दिस इज CH3, ये अगले वाला कार्बन सी, फिर उसका ये वाला O डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल OH, ये सिंगल OH, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन देखो, ब्रोमो दिया है, ब्रोमो तो ग्रुप हो गया, पेंटेन मतलब 5 कार्बन आइटम। तो हम इसी में देख लेते हैं दिखे हुए आंसर्स। पेंटेन मतलब 5 कार्बन आइटम। तो पहले लाइन में जोड़ लीजिए, देखो पहले 5 को ऐसे जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद ब्रोमो लिखा है तो कहीं पर भी, या तो इधर लिख दो भी यार, या इधर भी लिख सकते हो, आप कहीं भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, सबकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि पेंटेन है, एन लिखा है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द ब्रोमोपेंटेन। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो C5। H कितने हैं? 1। हम इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो H कितने हो गए? 11, और एक क्या हो गया हमारा? Br। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्रोमोपेंटेन एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ब्यूटेन। एक सेकेंड भाई, ब्यूटेन करते हैं। ब्यूट मतलब कितने कार्बन्स? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, है ना। 4 कार्बन मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन। ऑन मतलब कीटोन। अब अगर मुझे बताओ, जैसे अगर मैं कीटोन को यहाँ पर लिखूँ तो ये कीटोन होगा, ये हाइट, जैसे देखो मैं सबकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन अप्लाई करूँगी ना, तो इस C डबल बॉन्ड हो के एक साइड तो कार्बन की चेन है, एक साइड एल्डिहाइड ग्रुप यानी हाइड्रोजन है, तो ये तो एल्डिहाइड बन गया। हमने क्या कहा है? इन्होंने कीटोन। तो अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि ये जो डबल बॉन्ड ओ है वो लास्ट पर कार्बन पर नहीं, वो हमेशा किस कार्बन पर रहेगा इसके अंदर? सेंटर वाले कार्बन पर, मतलब बीच में लगेगा। कहीं भी लगा सकते हो आप, इधर लगा लो, इधर लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, 4 है, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिए, ये लीजिए लगा दिए हाइड्रोजन्स। अब इसका नाम क्या बन गया? ब्यूटेओन। अब इसके कितने कार्बन है? 4, तो C4। H कितने आएंगे? काउंटिंग करने के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8O, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेओन
ऐसा भी लिखा जा सकता है, या आप मतलब छोटा भी ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, जैसे पहले वाले को CH3, फिर अगला CH2, फिर CO, फिर CH3, ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो वो भी फॉर्मूला ही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द एनी गिवन कंपाउंड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट आप खुद से करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। अगर फिर भी नहीं होगा आपसे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ 4 ब्रोमोपेंटेन बताना है कि ब्रोमोपेंटेन के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाते हैं, उनके स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं। ठीक है, लीजिए ये भी करते हैं। इससे पहले मुझे लगता है कि हमें आइसोमर्स हमने नहीं किए हैं, है ना। आई थिंक हमने एक सेकेंड, हमने जो है आइसोमर्स वाला टॉपिक नहीं किया है ना। तो मैं आपको पहले आइसोमर्स करवा देती हूँ, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लीजिए करते हैं आइसोमर्स। सबसे पहले आइसोमर क्या होते हैं, देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में अगर मैं यहाँ एक क्लोरीन लगा दूँ, बाकी सारी जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C3H, कितने हैं इसमें, 2 3 4 5 6 7, और एक क्या है, क्लोरीन, है ना, C3H7Cl, यही है। अगर इसी क्लोरीन को मैं स्ट्रक्चर में बदलकर ऐसे लिख दूँ, लगाओ, ठीक है। तो अब क्लोरीन को मैंने पहले कार्बन से बदलकर, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट कार्बन से चेंज करके मैंने इसको किस पे लगा दिया, 2 पर लगा दिया। तो क्या अगर मैं इस फॉर्मूले में इसका फॉर्मूला देखूँ तो कितने कार्बन थे, 3 ही कार्बन है, H7 ही है और Cl है। फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। यानी कि मैंने क्लोरीन को हटाकर, पहले से हटाकर दूसरी पोजीशन पर लगा दी, यानी कि जिसकी पोजीशन हम बदल दें लेकिन उसका फॉर्मूला सेम रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब, आइसो मतलब सेम, सेम क्या रहता है, उनका फॉर्मूला सेम रहता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाए, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट हैविंग अ सेम केमिकल फॉर्मूला, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सबके अलग अलग आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स का मतलब है कि हमने एक कंपाउंड आपको दे देंगे और वो आपको कहेंगे कि इसका आइसोमर बनाओ। आइसोमर का मतलब कि आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है, अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले वाला। सबसे पहला दिया आपको ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन एक ही है, तो ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन आइटम्स, है ना। तो 5 कार्बन आइटम्स के लिए लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ 5। ठीक है, अब हर एक जगह मैं क्या लगाऊंगी, हाइड्रोजन तो लगेगा ही वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, बट एक ब्रोमो दिया है तो ब्रोमीन। पहले पोजीशन पर मैंने क्या लगा दिया, फिलहाल पहली पे लगाया है क्या, ब्रोमीन। दूसरे आइसोमर में क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं दूसरे पे लगा दूँ, ठीक है। अब मैंने इस Br पर, इस कार्बन पर लगा दिया, बाकी तो सब जगह हाइड्रोजन रहेगा ही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी तो हाइड्रोजन रहेंगे। अब ये दूसरे पोजीशन पर लग गया, ये पहले पे लग गया। ठीक है, अब तीसरा कार्बन, अब ये देखो यहाँ से मैंने पहले पे लगाया, देखो मैंने पहले कार्बन पर लगाया, अब यहाँ मैंने दूसरे कार्बन पर लगाया, अब मैं तीसरे पे लगाती हूँ। ठीक है, तो तीसरे के लिए मैंने क्या किया, 3 4 5, अब मैंने यहाँ एक Br लगा दिया, है ना। ओके, अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी कि चौथे पे लगाऊं, है ना, फोर्थ पे लगाते हैं, आपके कहने पर हम फोर्थ पे लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, अब मैंने चौथे ये लीजिए Br पर लगा दिया, Br लगा दिया हमने चौथे नंबर कार्बन के एटम के ऊपर। क्या आपको सच में लगता है कि दिस इज़ द 4th कार्बन एटम? क्या इसकी काउंटिंग मैं इस तरह से नहीं कर सकती, 1 2 3 4 5 कर सकते हैं ना। अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि जैसे ही मैंने ये Br पहली पोजीशन पर लगाया था, फिर दूसरी पे लगाया था, बिल्कुल लगाया था, बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो सेकंड और ये है फोर्थ वाला, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये भी दूसरी पोजीशन है कार्बन की, ये भी। अब मैं काउंटिंग पर डिपेंड करता है ना कि मैं काउंटिंग इधर से काउंट कर रही हूँ या इधर से, तो मैं इधर से भी तो काउंटिंग कर सकती हूँ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो कितने आइसोमर्स बन गए इसके, 3, जो जिसमें हमने एक ब्रोमीन पहले पे लगाया था,
फिर दूसरे पे लगाया, फिर तीसरे पे लगाया। अगर मैं फोर्थ लगाती हूँ तो वो फोर्थ जो है वो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन ब्रोमीन वाला मॉलिक्यूल था उसके जैसा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेम हो जाए, है ना। आपके हिसाब से वो 4 है बट एक्चुअली में तो वो 2 भी तो हो सकता है ना। तो काउंटिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोपेंटेन, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमने कैसे फॉर्मूलाज बनाए हैं, है ना, कैसे स्ट्रक्चर्स बनाया। तो अभी आगे चलते हैं। नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सभी कंपाउंड्स के नाम लिखिए। ये आप खुद से करेंगे, आपको आने चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहे हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से एक बार वीडियो सुन लीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमें एक बार रिपीट करा दीजिए, तो मैं वो भी ज़रूर करवा दूँगी, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा कि अगर वो कोई भी डाउट रहता है। अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन के कंपाउंड हैं वो किस तरह की रिएक्शंस दे सकते हैं, यानी कि वो उनको अगर हम जलाएं, उसको हम अगर हीट करें, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दें तो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। केमिकल का मतलब है जिसमें केमिकल चेंज आए, नया प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो सबसे पहले कंबशन है। कंबशन मतलब जलाना। हमेशा कंबशन किसकी प्रेजेंस में रहता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। ये ऑक्सीजन जो है इसकी 2 कंडीशन होती हैं, या तो ऑक्सीजन एक्सेस में रहता है या फिर ऑक्सीजन लिमिटेड में रहता है। जिन बच्चों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर किया है वो इस बात को आई थिंक समझ सकते हैं कि एक्सेस और लिमिटिंग का मतलब क्या रहता है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस आई होप आपको रिमाइंड आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आपको आता एक्सेस लिमिटेड का मतलब क्या रहता है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन, यानी कि जैसे ही हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बना मॉलिक्यूल होगा, उसको जब हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं ज़्यादा निकलेगा, सिर्फ CO2 प्लस वाटर यही बनेगा, क्योंकि कार्बन से CO2 बनती है, हाइड्रोजन से वाटर बनता है। साथ में इसके साथ साथ हीट की फॉर्म में एनर्जी या लाइट की फॉर्म में एनर्जी, है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में निकले चाहे एकदम से लाइट निकले, है ना। तो वो सारी इसके साथ में एनर्जी या आप कह सकते हो हीट लाइट निकलती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मिथेन ही होगा। यहाँ पर एक मैं जनरल अगर मैं कहूँ आपसे, मैंने कहा कि C3H8 प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा बताओ। तो आप कोई भी कंपाउंड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस ये देखना है कि क्या ये हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है, तो आपने बस CO2 प्लस वाटर बना के प्लस एनर्जी लिख देनी है, ठीक है। बस हाँ, इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको बैलेंस करना ज़रूरी है रिएक्शन को। जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 का कार्बन है तो यहाँ भी 3 लगाएंगे आप। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 एंड 7 हो गए, तो आपने यहाँ भी उसी हिसाब से बैलेंस मल्टीप्लाई करना है। H यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, मतलब 2 ही है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आपको बैलेंसिंग भी करनी है। तो अब आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 एंड प्लस 4 10 हो गए। अब यहाँ कितने हैं, 5 रिएक्टेंट वाली साइड, तो 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो रिएक्शन को बैलेंस ज़रूर करना। फिर आपको कहोगे मैम फ़र्क क्या है, कि यानी कि जब हाइड्रोकार्बन ने जला के CO2 वाटर ही देना है तो फ़र्क क्या, फ़र्क ये है बेटे कि अगर मान लो अगर कम कार्बन होंगे तो कम CO2 गैस बनेगी, वाटर कम बनेगा। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में, जैसे मतलब मान लो कार्बन की चेन लंबी है ना, तो उस हिसाब से CO2 वाटर ज़्यादा निकलेंगे। अगर कार्बन मतलब ज़्यादा निकल रहे हैं तो लाइट और हीट भी ज़्यादा निकलेगी, यानी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हमें कहीं पर ज़्यादा एनर्जी का मतलब यूज़ करना है तो वहाँ पर बड़े वाला हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करेंगे, ठीक है। और अगर हमें कम चाहिए तो कम हाइड्रोकार्बन, छोटे वाला हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिसमें छोटा नंबर कार्बन का हो, हाइड्रोजन छोटे कम हो, तो उसमें से कम एनर्जी निकलेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एनर्जी का नंबर ऑफ़ कार्बन एटम से जो है एनर्जी का और कितना अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनेंगे उसका फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, अब जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि C2H4 प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर, ये तो सही है, तो आपको आई होप समझ में आ गया। अब बात आ रही है सूटी फ्लेम की। व्हाट इज़ सूटी फ्लेम। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम तेल का दिया लगाते हैं ना, जब कोई भी तेल का दिया लगा रहे हैं, मान लो ऐसे बत्ती लगा के तेल का दिया लगाते हैं ना, ऐसी वाली बत्ती लगा के, लंबी वाली बत्ती, उसके ऊपर कई बार हम कोई चीज़ रख दें, जैसे दिवाली पे हम कोई कड़छी रख दें, या कई बार आपने देखा होगा साइड की जो दीवारें होती हैं वो काली हो जाती हैं, यहाँ पर एक नीचे ऐश सा जमा हो जाता है ब्लैक कलर का, यानी कि दैट इज़ कॉल्ड, मतलब कार्बन ब्लैक होता है वो, दैट इज़ अ कार्बन। वो कब निकलता है, जब हमारे जो हाइड्रोकार्बन है उनका कंप्लीट कम्बशन नहीं होता, तो एक ब्लैक कलर का सूटी फ्लेम, यानी धुएँ जिसमें धुआं बनता है, उसका फ्लेम निकलता है। अगर आपने देखा हो LPG गैस, जब हम गैस चलाते हैं तो उसमें नीले रंग की फ्लेम निकलती
निकलती है और हम उस पर स्टील का सिल्वर का बर्तन रखते हैं, वो कभी भी इतना ज़्यादा काला नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप तेल का दिया जला के उसके ऊपर देखो, आप उसकी कई बार दीवार अगर ज़्यादा तेज़ दिया चल रहा हो, मोटी बत्ती वाला है ना, तो दीवारें साइड वाली ब्लैक हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सूटी फ्लेम, जिसका कार्बन जो है वो साइड में जमा हो जाए, साइड पे इधर उधर, है ना। या अगर हम उसके ऊपर कुछ उल्टा करके रख दे, सीधा करके रख दे, तो उसके ऊपर काला पाउडर सा जमा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सूट कार्बन ब्लैक। और उस वाली फ्लेम को जो बोलते हैं वो कैसी फ्लेम बोलते हैं, सूटी फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, अब कहानी आई कि ये कौन सा लॉजिक है जी, सूटी फ्लेम का कहानी क्या है। देखो, मान लो आपके पास आपको कह रहे कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़े हैं, ये देखिए। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन में कोई डबल बॉन्ड लगाओ, ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर ऐसे वाला कंपाउंड को हम जलाते हैं तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, जैसे एलपीजी गैस जलती है। लेकिन अगर कोई एल्कीन या कोई एल्काइन वाले कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो वो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, यानी कि जैसे हमारा तेल, सरसों का तेल जलता है, उसकी जो बत्ती जब हम लगा के उसमें दिया बनाते हैं तो उसकी जो बत्ती जिस तरह से वो जलती है, धुएं वाली बत्ती जलती है, उसमें जो फ्लेम निकलती है धुएं वाली निकलती है, तो वो एल्कीन, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नेचर है इसका मतलब उसके अंदर। यानी कि हम फ्लेम के साथ, यानी कि कंबशन टेस्ट के साथ ये टेस्ट कर सकते हैं कि जो आप जिसको जला रहे हो वो सिंगल कंपाउंड यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। मतलब कि अगर वो जो आप कंपाउंड जिसको जला रहे हो दिए के अंदर रखे, किसी चीज़ के अंदर रखे, उसमें सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड वाला, या फिर वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड के करेक्टर भी या ट्रिपल बॉन्ड के करेक्टर भी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम फ्लेम टेस्ट क्यों कर रहे हैं। इसको हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि आप अगर आपको दो कंपाउंड गिवन है, आप कैसे आप फ्लेम टेस्ट करके बताओगे कि ये सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। तो आप कहोगे कि अगर हम उसको बर्निंग करेंगे उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है फिर तो वो सैचुरेटेड है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। और अगर वो मतलब कि क्या कहते हैं भाई, सूटी फ्लेम के साथ जलता है, येलो फ्लेम के साथ जलता है, फिर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर रखता है। ठीक है, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके बीच में और भी दिया, कंप्लीट कम्बशन का मतलब होता है, जैसे आप देख ही सकते हो, जिसमें CO2 बनती है और वाटर बनता है। ठीक है, और इनकम्प्लीट का मतलब इसमें CO2 की बजाय CO बने, और जैसे जैसे अभी अभी हमने कहा कि सूटी फ्लेम बनती है, जैसे कार्बन ब्लैक बन जाए। अब आप कहोगे मैम ये CO का क्या लॉजिक है। देखो, कई बार आपने सुना होगा पहले कि मतलब जो लोग पुराने, आजकल तो हीटर वो आ गए हैं हमारे पास, ब्लोअर आ गए, हीटर आ गए, है ना, सर्दियों में। लेकिन पहले क्या करते थे लोग ना, बाहर अंगीठी पे मतलब रोटी बना के उसके ही उसी अंगीठी को उठा के अंदर रख लेते थे, जब उसके कोले बन जाते थे, समझते हैं कोले तो आप। और फिर वो कोले जो थे वो उनको ये होता था कि जो कमरा है वो गर्म रहेगा, लेकिन अंदर कमरा मतलब जो है बंद कर लेते थे दरवाजे को। फिर वो जो कोले थे हमारे वो जब जलते थे उनको कम ऑक्सीजन मिलती थी, क्योंकि कमरा बंद कर लेते थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट लिमिटेड हो जाता था, क्योंकि सांस भी ले रहे हैं, है ना, और साथ में आग भी जल रही है। अगर ऐसा रहता है तो जो CO2 बननी चाहिए थी उसकी बजाय क्या बनने लग जाती है, CO। और ये जो CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बना लेती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि जैसे ही हमारे ब्लड के साथ बन गया तो ये टूटता नहीं है, यानी कि इसको अंदर और ऑक्सीजन को आने ही नहीं देता। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर सारी CO हो जाती है और ऑक्सीजन नहीं बन पाती, मतलब बन भी क्या, ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं पाती हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। तो जिसकी वजह से सांस जो है हमारा मतलब कि घुटने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन रहती है हमारे अंदर, बहुत कम हो जाती है धीरे धीरे। अगर ज़्यादा टाइम तक अंदर मतलब ध्यान ना कोई करे तो बंदे की डेथ तक भी हो सकती है। जितने भी पर्सन उसमें सोए होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा कमरे को खोल के सोना चाहिए, अंगीठी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रख भी रहे हो तो कमरा खोल के सोइए, या रोशनदान खुला होना चाहिए ताकि उसमें से फ्रेश ऑक्सीजन आती रहे। ठीक है, तो ये रहता है कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट कम्बशन और इनकम्प्लीट कम्बशन का। इसके बाद देखिए, इसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आज की हम ये लास्ट ही रिएक्शन करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो आगे की रिएक्शंस हैं और जो एक टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, वो स्टेरिफिकेशन वगैरह वो सब हम आगे करेंगे, अगले वीडियो के अंदर रहेगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब वो एडिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। किसकी प्रेजेंस में रहता है, किसी ऐसे रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा जिसके पास बहुत सारी मतलब जो दे सकता हो ऑक्सीजन को, है ना। तो जैसे अब KMnO4 देखिए,
पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें क्या है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ देखो 7 है। तो जिसके पास बहुत सारी ऑक्सीजन खुद के पास होगी वो दूसरे को ऑक्सीजन देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझते हैं आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी तरह से इसने क्या किया, अल्कोहल लिया हमने, इथेनॉल, उसको हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ली। कौन सा लिया, आप एल्केलाइन KMnO4 भी ले सकते हो या फिर डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, थोड़ा सा एसिड डला होना चाहिए डाइक्रोमेट के अंदर, ठीक है। और फिर वो किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप कहेंगे ये क्या कहानी है जी, देखो ये ऐसा है कुछ, देखो यहाँ 2 H है और एक O है, OH एक ही O है ना यहाँ, बाकी जो दो यहाँ क्या लगे हैं, हाइड्रोजन्स। जैसे ही मैं इस पर एक रिएजेंट डालती हूँ, मान लो K2Cr2O7 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा ये ऑक्सीजन इसको और दे देगा, यानी कि ये वाले, एक सेकेंड, मतलब ये वाले जो दो हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं ये कटकर दो इकट्ठे बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लग जाएंगे और OH बन जाएगा। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी मैंने इथेनॉल से क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना दिए, यानी कि इथेनोइक एसिड बना दिए। यानी कि ऑक्सीजन ऐड करने से फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाते हैं और उसका करेक्टर भी बदलेगा। ऑफकोर्स इथेनॉल कुछ और है, इथेनॉल तो अल्कोहल होती है पीने वाली, और इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये विनेगर है, सिरका होता है। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। लोग इथेनॉल को डायरेक्टली पी लेते हैं पानी डाल के, लेकिन इथेनॉल को तो, इथेनोइक एसिड को तो नहीं पिया जा सकता। तो इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन गिव करता है, दूसरे को ऑक्सीजन देने का काम करता है, और खुद ऑक्सीजन जो है उसको इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और खुद से रीजनरेट हो जाता है। इसका वो लॉजिक नहीं है जो हमने रिडॉक्स के अंदर किया था, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, नो डाउट, बट ये जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एक एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रहती है। वो भी उसमें दोनों कंडीशंस एक साथ होते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन पर्टिकुलर विदाउट किसी नेम के आ जाए तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अगर पर्टिकुलर नाम दे के आ जाए कि विद द हेल्प ऑफ एनी स्पेसिफिक रिएजेंट, कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है या फंक्शनल ग्रुप बदलना है या कार्बन कंपाउंड का आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, तब आपको ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट ही देना है, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये एडिशन रिएक्शंस जो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिर उसके बाद कुछ हमारी इथेनॉल की रिएक्शंस है। मतलब अभी भी है हमारे पास 2 क्लासेस का काम अभी पेंडिंग है हमारा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बच्चों को नहीं समझ में आ पाता इतना सारा टॉपिक, क्योंकि नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। और अगर फिर भी किसी तरह के आपको कोई डाउट लग रहा हो या कुछ समझ में आप एडवाइस देना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और थैंक यू सो मच, के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।